Hello, viewers. We were studying about those words which was used in place of noun. No doubt you all were learning those words which is popularly known as pronoun. And in this regard, we have covered demonstrative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, and so on and so forth. Some of the kinds of the pronoun is still unfinished, and today I am going to deal with them. So without wasting the time, let us learn the rest of the pronoun today. In this regard, I am going to deal with you all a very renowned pronoun that is known as distributive pronoun. आज हम लोग जिस प्रोनाउन को सीखने जा रहे हैं उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यह शब्द जो है अपने आप में एडजेक्टिव है और जिस शब्द से यह बना है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जिसका अर्थ होता है बांटना। सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग सीख क्या रहे हैं। उत्तर मिलता है कि हम लोग शब्दों को सीख रहे हैं, एक विशेष प्रकार के शब्दों को सीख रहे हैं, वैसे शब्दों को सीख रहे हैं जो बेसिकली नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। यानी नाउन के बदले में जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वह प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्रोनाउन का इस्तेमाल, इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि इन शब्दों को जो नाउन के बदले में आते हैं आपके मस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे, या तो लिखकर या फिर बोलकर। शब्दों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों के पास शब्दों को पहचानने की क्षमता तेज हो जाती है उन्हें अंग्रेजी लिखने और बोलने से कौन रोक सकता है। पूरी अंग्रेजी की दुनिया में, सिर्फ अंग्रेजी ही की दुनिया में नहीं बल्कि अन्य विषयों में भी एक छात्र को पहचानना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, naturally you can use them as per your own comfortability। जैसा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सीख रहे हैं तो इसमें भी शब्द होंगे। जैसे प्रोनाउन के अन्य हेड्स में आपने शब्दों को सीखा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द थे, दिस, दैट, दीज, दोज, आपको याद हो चुका है। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी हम लोग के पास शब्द हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द हैं जिसे याद रखना जरूरी है? तो ये शब्द हैं हम लोगों के पास मात्र 4। पहला शब्द है आइदर, दूसरे शब्द को हम लोग जानते हैं नाइदर के नाम से, तीसरा शब्द है ईच और चौथा शब्द है एवरी। आइदर को आप समझ रहे होंगे, आइदर और नाइदर। आइदर हमारा अफर्मेटिव, नाइदर हमारा निगेटिव।
लेकिन ये दोनों शब्द जब भी प्रयोग किए जाएंगे तो वहां पर या तो दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु। आइदर का यही कारण है कि अर्थ हो जाता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ हो जाता है दो में से कोई भी नहीं। आइदर अफर्मेटिव है, नाइदर निगेटिव है, और दोनों का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए होता है। लेट मी राइट ऑल्सो, आइदर मीन्स दो में से कोई एक अफर्मेटिव है, और नाइदर मीन्स दो में से कोई भी नहीं। ईच का अर्थ आप जानते हैं प्रत्येक, एवरी का अर्थ भी जानते हैं आप प्रत्येक। ईच और एवरी में ईच थोड़ा सा पावरफुल है। ये चार शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। अब इन चारों को अगर सेंटेंस में प्रयोग करके मैं आपके सामने रख दूं तो इसके बल पर आप लाखों सेंटेंस खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। यही मात्र चार शब्द हैं, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। हां, ध्यान ये रखना है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर आ रहा आपके सामने, और जितने भी प्रोनाउन में आप शब्दों को सीख रहे हैं उन शब्दों को कोशिश करें, एक आपने सीखा 1,00,000 सेंटेंस का निर्माण मस्तिष्क में कर दें। जितना आप सोचेंगे, जितना आप विचार करेंगे, उतना जल्दी ही आप सीखते जाएंगे। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद गौर कीजिएगा, इसके इन चारों के बाद एक शब्द आएगा जिसे हम कहते हैं ऑफ। स्ट्रक्चर को ध्यान से पकड़ लेना है। ऑफ के बाद आपका नाउन आएगा, और यह नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। इसके बाद आपको सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को लाना है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब याद रहे हमेशा सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन एरर्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सेंटेंस सिखाने के क्रम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको अतिरिक्त स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। अगर इन बातों पर गौर करेंगे तो प्रारंभ से ही मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बातों को भी सम्मिलित करता जा रहा हूं। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के तुरंत बाद एक ऑफ आएगा। ऑफ के बाद नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों होगा तो आप समझ रहे होंगे मेरी इन बातों को कि ऑक्सिलरी वर्ब कंट्रोल होता है प्रीपोजिशन के पहले आने वाले शब्द के अनुसार। यदि वह शब्द सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, और यदि वह शब्द प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद जो सहायक क्रियाएं होंगी वह आपकी सिंगुलर होगी, और सिंगुलर सहायक क्रिया और प्लूरल सहायक क्रिया को आप बेहतर पहचानने लगे हैं। कैसे? स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। मात्र 4 शब्द हैं हम लोग के पास, और चारों पर आज पकड़ बना लेनी है। कैसे? वाक्य में देखते हैं, वाक्य से ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इन दोनों किताबों में से एक
शिक्षाप्रद है। उन दोनों लड़कों में से कोई अपराधी नहीं था। वर्ग का प्रत्येक लड़का मेहनती है। शहर का प्रत्येक नागरिक शिक्षित है। ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों किताबों में से एक शिक्षाप्रद है, था और गा का आप अंतर समझते हैं। आपका टेंस बिल्कुल क्लियर है, जो टाइम का कंसेप्ट देता है। कौन वर्तमान है, कौन भूत है, कौन भविष्यत है, इसका ज्ञान आपके पास है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो वी हैव ओनली टू टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। बट अबाउट द फ्यूचर यू हैव टू टेक इनसाइड इन योर ब्रेन रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ द फ्यूचर टेंस। इन सारे सेंटेंस को देखने पर टेंस का ज्ञान आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कौन से टेंस में बातें कही जा रही है। इन दोनों किताबों में से एक शिक्षाप्रद है। जाहिर सी बात है से दिख रहा कि यह प्रेजेंट फॉर्म है, था से दिख रहा प्रेजेंट फॉर्म। इन दोनों सेंटेंसेस में है प्रेजेंट फॉर्म में है। इन दोनों किताबों में से एक, दो में से एक की बात कही जा रही तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे और हमें लिखना चाहिए आइदर ऑफ दीज टू बुक्स। अब ध्यान दीजिएगा सहायक क्रिया पर। सहायक क्रिया दीज टू बुक्स के अनुसार होना चाहिए या आइदर के अनुसार? तो उत्तर होगा आइदर के अनुसार। क्यों? क्योंकि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से या प्रीपोजिशन से जुड़ जाता है तो क्रिया प्रीपोजिशन के पहले आने वाले शब्द के अनुसार होती है। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर होगी और हमें लिखना चाहिए इज डिडैक्टिक। डिडैक्टिक मीन्स शिक्षाप्रद। इस वाक्य को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द बुक्स इज डिडैक्टिक। मैंने इस सेंटेंस को इसलिए लिखकर आपको सामने दिखलाया कि यदि आप दीज टू आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस में अर्थ के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही आप आइदर का प्रयोग करते हैं तो वह अर्थ दे जाता है दीज का भी और टू का भी। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल करें अथवा ना करें, अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं आइदर ऑफ द बुक्स इज डिडैक्टिक। आप ऐसा भी कह सकते हैं आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज डिडैक्टिक। Both are same. Try to understand the difference only. When you use either, it simply indicates that you are talking about two person or two things. And the matter is over. नीचे के सेंटेंस को देखें, उन दोनों लड़कों में से कोई अपराधी नहीं था। दो और नहीं था, यानी हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर निगेटिव सेंटेंस है। नाइदर से शुरू होने वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जब इस वाक्य को लिखेंगे उन दोनों लड़कों में से कोई अपराधी नहीं था तो आप इसको लिख सकते हैं नाइदर
ऑफ द बॉयज, चाहे आप लिख सकते हैं नाइदर ऑफ दोज टू बॉयज, आपको मैं मना नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं दोज या दीज ला सकते हैं, टू भी ला सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नाइदर का प्रयोग दो के लिए ही होता है। तो नाइदर ऑफ द बॉयज अपराधी नहीं था, इट मीन्स नाइदर ऑफ द बॉयज वॉज क्रिमिनल। गौर से समझने की बात यह भी है कि नाइदर है नहीं था, नहीं का अर्थ मिल रहा, तो आप नॉट नहीं लाएंगे क्योंकि नाइदर ही नॉट का काम कर दे रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक और तरीका आपने आज सीखा, इसको यूज करें अपने डेली जीवन में। जहां भी दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात हो, आप आइदर नाइदर का यूज करें, आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। अगले सेंटेंस को देखें। वर्ग का प्रत्येक लड़का मेहनती है, वर्ग का प्रत्येक लड़का मेहनती है। ईच बॉय ऑफ द क्लास इज लेबोरियस। शहर का प्रत्येक नागरिक शिक्षित है। द सिटीजन ऑफ द टाउन इज लिटरेट। लिटरेट यानी शिक्षित, इलिटरेट अशिक्षित। And in this way, by the help of these four kinds of sentences, that is from distributive pronoun, you try to develop, you try to make new sentences according to your own thought, according to your own emotion, and try to speak out before your friends, family, relatives, wherever you want. And whenever you get time, you try to write the sentences in your copy or your practice work. These four are known as distributive pronoun. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा। अगले प्रोनाउन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रोनाउन बड़ा सिंपल सा ले रहा हूं, जिसे हम लोग जानते हैं पजेसिव प्रोनाउन के नाम से। पजेसिव प्रोनाउन बड़ा आनंददायक है इसको समझना और सीखना। गौर कीजिएगा। पजेसिव, आपने पजेसिव, पजेशन, इस तरह के शब्द अनेकों बार मुझसे सुना है। पजेसिव एडजेक्टिव है। जब इसको आप वर्ब बनाएंगे तो वर्ब हो जाएगा इसका पजेस, और जब नाउन करेंगे तो पजेशन, और यह अधिकार को दिखलाने का काम करता है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपसे कि इसके द्वारा अधिकार दिखलाने का काम करते हैं। प्रोनाउन में आपने सीखा भी था, आई से, अगर आई सब्जेक्ट है तो वह अधिकार दिखलाने का एक शब्द काम करता है माई। सिंगुलर है ये। अगर प्लूरल करे तो यह हो जाता है आवर। सेकंड पर्सन में जाएं तो वहां मिल जाता है योर। थर्ड पर्सन में जाएं तो ही के साथ अधिकार को दिखलाने वाला शब्द हिज, सी के साथ अधिकार को दिखलाने वाला शब्द हर, और इट के साथ अधिकार को दिखलाने वाला शब्द इट्स। अधिकार को दिखलाने वाले ये सारे शब्द आपके नंबर पर्सन से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे वर्ड्स गिनती के हैं, आप गिन सकते हैं। याद करना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आप इसे गिन ले, माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, ये टोटल 6 है। और यदि आप वन को ले लेते हैं तो वंस, वो आपको याद होगा। ये 6 वर्ड सामने हैं और इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनका एक नाम दिया गया है। इनको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे एडजेक्टिव हैं। ये सभी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते, इनके आगे एक नाउन का होना बहुत जरूरी है। यदि नाउन नहीं रहा तो सेंटेंस में ये यूज हो ही नहीं सकेंगे। अगर इन सारे शब्दों को
मैं आपसे बोलूं कि प्रोनाउन में बदल दीजिए, ये सब हैं एडजेक्टिव, इनको प्रोनाउन में बदल दीजिए। अगर इनको आप प्रोनाउन में बदलेंगे तो ये क्रमशः हो जाएंगे माई है, तो इनको जब प्रोनाउन बनाएंगे आप पजेसिव प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा माइन। इट्स वेरी इजी, याद करना भी आसान। यदि आप कहते हैं आवर को प्रोनाउन में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा आवर्स। योर कहते हैं तो योर का प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। यदि आप हिज कहते हैं तो हिज का पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है। हर जब कहेंगे तो हर का प्रोनाउन हो जाएगा हर्स, और इट्स का प्रोनाउन भी इट्स ही होता है। अब जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर गौर से देखा जाए तो ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका प्रोनाउन, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका प्रोनाउन। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? मैंने अभी अभी आपसे शेयर किया कि पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन का होना जरूरी है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो आप इनको देख रहे हैं, इनके साथ नाउन नहीं आएगा और बड़ी सुंदर एक्सप्रेशंस बनती है। जैसे सेंटेंस को समझेंगे, यह तुम्हारा घर है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर हाउस। आपने इस वाक्य में क्या प्रयोग किया? तो उत्तर मिलेगा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। लेकिन आप इस वाक्य को ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस हाउस इज योर्स। आपने यहां पर क्या प्रयोग किया? आपने यहां पर प्रयोग किया प्रोनाउन को। यह पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आपको दो तरह से एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का ताकत देता है। आप कहते हैं ये मेरी समस्या है, तो आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं दिस इज माई प्रॉब्लम, डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज माई प्रॉब्लम। आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने इस्तेमाल किया पजेसिव एडजेक्टिव को। जैसे ही आप कहते हो दिस प्रॉब्लम इज माइन, आपने अब क्या इस्तेमाल किया? आपने इस्तेमाल किया पजेसिव प्रोनाउन को। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का लाना जरूरी है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके आधार पर आप जितनी भी सेंटेंसेस के माध्यम से अधिकार को दिखाने का प्रयोग करें, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहते हैं या पजेसिव प्रोनाउन का। और इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किसे पजेसिव एडजेक्टिव का नाम देंगे और किसे हम पजेसिव प्रोनाउन का। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट। मात्र इतने ही शब्द हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में, और दोनों को अंतर को स्पष्ट करते हुए यह क्लियर हो चुका कि पजेसिव प्रोनाउन में हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रोनाउन पर अगले प्रोनाउन पर। और अगला प्रोनाउन हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज मेरी कोशिश होगी कि आज प्रोनाउन को मैं फाइनल टच दे दूं। हालांकि बच्चों का रिक्वेस्ट आता है कि वीडियो की लेंथ को थोड़ी सी छोटी कर दें, और मैं बड़ा असहज हो जाता हूं यदि मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सका, तो ना तो मैं अंदर से संतुष्ट हो पाऊंगा और ना हमारे छात्र जो अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं। समय तो लगता है ज्ञान को हासिल करने में और इसे बढ़ाने में। लेट अस मूव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जाहिर सी बात है, प्रोनाउन नाम है तो हम लोग शब्द को ही सीखेंगे, और इस ग्रुप में भी कुछ शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं?
इस ग्रुप में गिनती के शब्द हैं आपके सबसे पहले हु, दूसरा शब्द है व्हिच, तीसरा शब्द है व्हाट। तीनों शब्द मैंने सामने रख दिए। अगर आप गौर से देखें तो हु को पहचानते हैं, व्हिच को पहचानते हैं और व्हाट को पहचानते हैं। हु की एक विशेषता है, हु की विशेषता यह है, मात्र इसी की एक विशेषता है कि इसका पजेसिव केस होता है हुज और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। आप इसे जानते भी हैं। पजेसिव केस यानी इसके द्वारा अधिकार को दिखलाएंगे और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। ऐसा किसी WH ग्रुप के शब्दों में नहीं है, सिर्फ हु में है। मात्र 3 वर्ड्स, हु, व्हिच, व्हाट, और दिमाग में साइड से रख लीजिए हुज, हुम। इफ यू काउंट ओनली 5 वर्ड्स। मात्र इतने हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये नाउन के बदले में आकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ये नाउन के बदले में आकर सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देते हैं, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता। इस कैटेगरी में व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। जब आप एडवर्ब का अध्ययन करेंगे तो वहां व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ आएगा। हम लोग प्रोनाउन को सीख रहे हैं, वैसे शब्दों को सीख रहे हैं जो नाउन के बदले में आता है। और यदि नाउन के बदले में आकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आप बोलेंगे कैसे? चलिए करके देखते हैं। जैसे आप कहते हो हु इज राम। अब जरा गौर से सोचो, हु इज राम? राम कौन है? राम कौन है? सवाल यह उठता है कि हु किसके लिए आया? तो हु आया राम के लिए, यानी राम के बदले में हु प्रयोग किया गया। राम के बदले में हु प्रयोग किया गया, यानी राम नाउन है और नाउन के बदले में हु आया और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया। तो हु कैसा शब्द? हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहते हो which do you like most? The Ramayana or the Gita? अब सवाल यह उठता है कि यह विच का प्रयोग किसके लिए किया गया? यह किया गया द रामायणा और द गीता के लिए। द रामायण और गीता क्या है? नाउन है, और उस नाउन के बदले में कौन सा शब्द आया? व्हिच आया, और सेंटेंस को क्या बना दिया? इंट्रोगेटिव बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि व्हिच इज आवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट्स क्वाइट इजी। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट से। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट? अब ये द कलर ऑफ योर शर्ट क्या है? तो नाउन है। नाउन फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया गया है, और इस नाउन के जगह पर कौन सा शब्द आया? व्हाट। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया, इसलिए व्हाट को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई भी शब्द जब नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है तो वह प्रोनाउन ही कहा जाता है। आप हुज से भी देखें, हुज इज दिस बुक? यह किताब किसका है? अब सवाल यह उठता है, यह हुज किसके लिए आया? तो दिस बुक के लिए। दिस बुक क्या है? नाउन है। नाउन के बदले में कौन सा शब्द आया? हुज आया, और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
क्योंकि नाउन के बदले में आकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा। In this category, we have only three words: who, which, what. And secretly, you keep inside your brain the possessive case of who, whose, and the objective is whom. अगर आप बाय whom से बनाना चाहते हैं क्वेश्चन तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि बाय who, आपको याद होगा कि whom का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन जरूर रखते हैं। पैसिव करने के दौरान आपको महसूस हुआ होगा कि whom के पहले हम लोग by का प्रयोग करते थे। जैसे आप किसके साथ रहते हो तो आपको कहना चाहिए विथ whom do you live, with whom do you live। अब यहां किसके साथ की जब बात आएगी, whom का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसके पहले एक प्रीपोजिशन को लाना नहीं भूलेंगे जो उसके लायक सुटेबल हो। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल रिगार्डिंग द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग के पास एक बड़ा चैप्टर बच रहा है जिसे सीखने में आनंद भी आएगा, और यदि आपने कोशिश करी उस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करने की तो आप बहुत बहुत शांति महसूस करेंगे मन में, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अगली जो प्रोनाउन है गौर से समझने का प्रयास करेंगे, इसे हम लोग जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से। रिलेटिव प्रोनाउन ये जिस शब्द से बना उसे कहते हैं रिलेट। रिलेट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का काम करता है ये नाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ता है। जैसे आपने दो लोहे के छड़ को जो कि अलग अलग है तोड़ दिया, टूटा हुआ दो अलग अलग छड़ है, अगर उसको आप जोड़ने का काम करेंगे तो आपको एक वेल्डिंग कराना पड़ेगा, बिल्डर के पास जाना पड़ेगा, और जब उस पर वेल्डिंग कर दी जाएगी तो दोनों टुकड़ा जुड़कर एक हो जाएगा और उतना ही मजबूत होगा जितना कि लोहे का छड़। ठीक उसी तरह से भाषा वैज्ञानिकों ने रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से हमें लंबे लंबे सेंटेंस को जोड़ने की एक तरीका दिया है, एक विधि दिया है, जिसे लिखना और बोलना बड़ा आनंददायक होता है। हम लोग के पास रिलेटिव प्रोनाउन में वैसे कुछ शब्द हैं जिनके आधार पर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला जो हम लोग के पास वेल्डिंग करने के लिए मशीन है वह है हमारा हु। गौर से समझेंगे। आप बोलेंगे सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बिल्कुल सही आपने सुना, हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हु सेंटेंस के प्रारंभ में आता है और क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, प्रश्न बनाता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अगर हु जोड़ने का काम करता है तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन। हु का अर्थ हु का अर्थ कौन होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करेंगे तो नियमों को दिमाग में रखना प्रारंभ कर दीजिए। इसका अर्थ हो जाता है जो या जिसे। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब इसका प्रयोग करेंगे तो हम सीधा सिर्फ एक चीज के साथ करेंगे और वह होगा ह्यूमन बीइंग्स। यानी हु का जब भी प्रयोग किया जाता है तो मानव के साथ। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम जानवर के साथ, पशु पक्षी के साथ नहीं कर सकते, मानव के साथ ही कर सकते हैं।
जैसे एक सेंटेंस को देखें, यह वही लड़का है जो कल बाजार में दूध बेच रहा था। समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई देख करके अंग्रेजी सीखने वालों को नहीं डरना चाहिए। उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके नियमों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। और जिस छात्र के पास टेंस क्लियर्ड है, याद है, वो उसकी पहचान, उसकी परिभाषा, उसकी सहायक क्रिया और उसके वर्ब के फॉर्म्स को बिल्कुल मस्तिष्क में सेट कर लिया है, जिसकी संख्या मात्र 12 है, ऑक्सिलरी के ध्यान से 14 है। और जिस छात्र ने मॉडल्स को दिमाग में रख लिया कि किस किस एरिया में प्रयोग किए जाते हैं, जो मात्र 13 हैं, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को तो वह छात्र यूं ही कर डालेगा। शर्त यह है कि टेंस और मॉडल्स दिमाग में हो। और अगर पैसिव भी दिमाग में रखा हुआ है तो उसे लिखने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और अंतिम चैप्टर एक बचती है जिसे नरेशन के नाम से जानते हैं। और अगर नरेशन को भी दिमाग में रख लिया तो वह ड्रामेटिस्ट भी बन सकता है, पोएट भी बन सकता है, फिक्शन राइटर भी बन सकता है, कहानियों का निर्माण कर सकता है, उसकी प्लॉट की तैयारी कर सकता है और लिख सकता है। हां, पोएट बनने के लिए थोड़ी फिगर ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी होगा। तो यह सेंटेंस की विशेषता क्या है? यह वही लड़का है, भाव को पकड़िएगा, यह वही लड़का है, किसी लड़के पर जोर दिया जा रहा। और नाउन पर जब जोर दिया पड़ता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। यह वही लड़का है जो कल बाजार में दूध बेच रहा था। अब जरा गौर से देखिए, ये जो किसके लिए आया? ये जो आया है इस लड़के के लिए। लड़का क्या है? नाउन है। और नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं, जो हमारा हिंदी भाषा का प्रोनाउन है। और अंग्रेजी भाषा में वह हु हो जाएगा। अब हम लोग लिख डालें, टेंस पकड़ रहे हैं हम लोग, टेंस दिखाई पड़ रहा है तो लिखना बिल्कुल आसान। यह वही लड़का है, इट मीन्स दिस इज द बॉय हु, जो कल बाजार में दूध बेच रहा था। हु, अब जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर वाज, हु वाज, ये वाज क्यों हुआ? क्या हु के अनुसार हुआ या बॉय के अनुसार हुआ? तो उत्तर मिलेगा, कभी भी हु के अनुसार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये वाज इसलिए हुआ क्योंकि ये द बॉय है और सिंगुलर है, इसलिए मैंने वाज का प्रयोग किया। अगर ये बॉयज होता तो हम वहां पर वेयर का प्रयोग करते, यानी हु के बाद जो सहायक क्रिया आती है उसका कंट्रोलिंग हु के पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे कि जब भी आप हु का प्रयोग करेंगे तो उसके ठीक पहले नाउन का होना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो आप नियमों को तोड़ रहे हैं। नाउन को लाने का प्रयास करें जब भी आप बोलना या लिखना चाहते हैं। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू रिगार्डिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा उसके ठीक पहले नाउन का होना जरूरी है और क्रिया कंट्रोल होगी उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल आसान है, आप आराम से लिख सकते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉज सेलिंग मिल्क इन द मार्केट yesterday। आप सेंटेंस फ्रेम करें अपने मस्तिष्क में और आनंद लें अंग्रेजी भाषा का।
यह सीखना टफ नहीं है। मस्तिष्क में रूल्स को रखना टफ है, नियमों को रखना टफ है, जिसके लिए आपको ध्यान देना पड़े, मन लगाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात लिखना और बोलना पड़ेगा। एक सेंटेंस को सीखने के बाद यदि आप 25-50 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर डालते हैं तो फिर ये आपके पास हो जाएगी, वरना सब कुछ लौटकर वापस मेरे पास आ जाएगा। अगर हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है हम हुज को भी रिलेटिव प्रोनाउन बना सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। हुज, ये हु का पजेसिव केस है, अधिकार को दिखलाता है। अधिकार को, और अधिकार दिखलाते हैं हम नाउन पर। अधिकार को दिखलाने का काम हम करते हैं नाउन पर। जैसे वह कुत्ता जिसका मालिक दयालु है, भाग्यवान है। कुत्ते पर अधिकार है। वह कुत्ता यानी कि कोई खास कुत्ते की बात हो रही है जिसका मालिक दयालु है। वह कुत्ता यानी द डॉग, कुत्ते पर जोड़ पड़ रहा है, मैंने द का प्रयोग किया। द डॉग जिसका मालिक दयालु है, हुज मास्टर इज काइंड, भाग्यवान है, इज लकी। अपने पोजीशन वाले सेंटेंस के साथ भी इसी तरह से प्रयोग करेंगे। क्रिया यहां भी कंट्रोल होगी हुज के पहले वाले नाउन के अनुसार। अगर यह प्लूरल होता तो फिर यहां हमें आर का प्रयोग करना पड़ता। अगर हु और हुज को आपने देख लिया रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हुए, तो हम लोग हुम को क्यों छोड़ें? वह भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है, हुम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हुम की क्या विशेषता है? हुम की विशेषता यह है कि अपने साथ एक प्रीपोजिशन को जरूर लेकर आएगा। अपने साथ एक प्रीपोजिशन को लेकर के आएगा। जैसे वह आदमी जिसके साथ मैं रहता हूं एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। सारे सेंटेंस इजी। सेंटेंस को लिखना प्रारंभ करते हैं, वह आदमी यानी आदमी पर जोड़, और जोड़ जब दिया जाएगा तो हम हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स वह आदमी, द मैन जिसके साथ मैं रहता हूं, साथ का हो जाएगा विथ whom आई लिव, एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, इज अ फेमस और रिनाउंड डॉक्टर। ये हु जिसका पजेसिव हुज होता, ऑब्जेक्टिव हुम होता, आपने सहजता से सीख लिया। कुछ और भी शब्द हैं जिनके द्वारा हम जोड़ने का काम करते हैं और अपने सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। अगला जो शब्द है जिससे हम जोड़ने का काम करते हैं वह है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो शब्द आपने सीखा, वह है विच। इसका भी अर्थ होता है जो या जिसे, जब हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता है। इसकी विशेषता यह है कि यह प्रयोग किया जाता है बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं लाइफलेस थिंग्स के साथ। ध्यान रहे, हु का जहां प्रयोग करते हैं आपको क्लियर है। व्हिच का प्रयोग हम करेंगे तो ध्यान देना होगा हमें कि उस नाउन के पहले या तो बर्ड्स हो या तो एनिमल हो।
या फिर लाइफलेस थिंग्स हो, तभी हम विच का प्रयोग करेंगे। जैसे यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। एक सेंटेंस और देखते हैं। यह वही बंदर है जो पेड़ पर कल कूद रहा था। अब जरा देखें, यह वही किताब है। किताब, बुक इज ए लाइफलेस थिंग, और इसके बदले में कौन सा शब्द आया? जो या जिसे। वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हिंदी का। सारी बातें पूर्व की ही हैं, कुछ नया नहीं। बस ध्यान ये देना है कि जहां पर प्रोनाउन आएगा उसके ठीक पहले नाउन जरूर हो। आप जो भी सेंटेंस की कल्पना करते हो, जो भी सेंटेंस आप सोचते हो, यह वही कलम किताब है, इट मीन्स दिस इज द बुक। या आप कर सकते हैं दिस इज द सेम बुक, अपनी बातों को जोड़ देने के लिए। आप द बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, द सेम बुक भी बोल सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू। दिस इज द बुक विच मैं ढूंढ रहा था, विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ये फ्रेज है जिसका अर्थ होता है ढूंढना। आप सर्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, सर्चिंग आउट। यह वही बंदर है जो पेड़ पर कल कूद रहा था। यहां भी जोड़ है, दिस इज द सेम मंकी, दिस इज द सेम मंकी, और यू कैन राइट दिस इज द मंकी। अब इस मंकी के अनुसार, क्योंकि ये जानवर है, इसलिए हम विच का प्रयोग करेंगे, हु भूल करके भी नहीं लाएंगे। विच, अब आगे की क्रिया कंट्रोल होगी मंकी के अनुसार, तो हो जाएगा सेंटेंस विच वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस को आप पहचान रहे होंगे। विच वॉज जंपिंग ऑन द ट्री yesterday। यानी which का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो वह बर्ड्स या एनिमल्स के साथ करेंगे या लाइफलेस थिंग्स के साथ करेंगे। नियमावली वही होगी जो आपने अभी अभी सीखा। अगला देखते हैं वेल्डिंग मशीन को, कि अगला शब्द हमारे पास कौन सा आ रहा है। अगला शब्द है जिससे हम जोड़ने का काम करते हैं, वह है आपका दैट। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि सर इसी दैट को आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताया है और कहा है कि इसका अर्थ होता है वह या उस। यही तो अंग्रेजी की विशेषता है। इसी को समझना है, इसी को जानना है और इसी को पहचान लेना है। बिल्कुल सही कहा था, वहां पर इसका अर्थ था वह या उस। लेकिन इस जगह पर जब रिलेटिव प्रोनाउन में आप जानेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जो या जिसे। लेकिन इसका प्रयोग बड़ा विहंगम है। इसका प्रयोग हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात इसका प्रयोग करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रयोग करेंगे लाइफलेस थिंग्स के लिए। और तीसरा, इसका प्रयोग करेंगे बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर जब तीनों का प्रयोग इसमें होता ही था तो यही सिखला देते। नहीं, हु और व्हिच को भी जानना है और अपनी शक्ति को बढ़ाना है लिखने और बोलने की।
और जब आप इसे बोलना शुरू कर देंगे और सही बोल जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने लगेगा। एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट ओनली कम्स when you start recognizing something, and recognizance is equal to education। आप सिर्फ पहचानने की कोशिश करें, या दैट जिसका तीनों जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं, एक विशेषता होगी। आमतौर पर अगर आप देखें ऊपर हु और व्हिच को, तो वहां पर 2 सेंटेंस कंबाइन हो रहे थे, मात्र 2 सेंटेंस। लेकिन दैट के सहारे हम 3 पार्ट्स, सेंटेंस के 3 पार्ट को कनेक्ट कर सकेंगे और बड़ा अच्छा सेंटेंस बनता है, आनंददायक बनता है। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की। जैसे गौर से समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का भी। लड़का जो वहां बातें कर रहा है मेरा भाई है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, समय जो बीत गया है वापस कभी नहीं आता। तीसरा भी सेंटेंस देख लेते हैं, बंदर जो कल नाच रहा था मर गया। ऐसे सेंटेंसेस की जब आप कल्पना करेंगे तो बड़ा आनंद की अनुभूति होगी, बोलने में भी और लिखने में भी। पहला सेंटेंस में मैंने ह्यूमन बींग्स को लिया है, दूसरे सेंटेंस में लाइफलेस थिंग्स को, और तीसरे में मैंने स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स के ग्रुप से एक सेंटेंस लिया है। आप अनेकों सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लड़का जो वहां बातें कर रहा है, टेंसेस आप पहचान रहे हैं, बिना टेंस का कोई काम नहीं हो सकता। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल्स विदाउट विच वी कांट लर्न एनीथिंग। लड़का जो वहां बातें कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहे हैं, मेरा भाई है, उसे भी पहचान रहे हैं। लड़का इट मीन्स द बॉय हु इज, ये इज बॉय के मुताबिक हुआ, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। हु इज टॉकिंग देयर इज माई ब्रदर। समय जो बीत गया है, समय यानी टाइम, जो बीत गया है, जाहिर सी बात है सेंटेंस पैसिव है। पहचानेंगे हम पहले चैम्बर से और लिखेंगे हम दूसरे चैम्बर से। पहले पहचानने का काम करते हैं। बीत गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, लिखेंगे हम दूसरे चैम्बर से। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पैसिव में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हैज बीन और हैव बीन। टाइम के साथ क्या हो जाएगा, तो हैज बीन। इट मीन्स टाइम दैट हैज बीन पास्ड वापस कभी नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेवर रिटर्न्स। टाइम के मुताबिक रिटर्न्स, एस लगेगा। बंदर जो कल नाच रहा था, दिस वन इज ऑल्सो सिंपल, यू कैन डू ऑल्सो। बंदर जो कल नाच रहा था, द मंकी विच, अब इसके मुताबिक वाज आएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। मंकी के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, विच वाज डांसिंग यस्टरडे, मर गया, पास्ट इंडेफिनिट, died। I think it will be so easy for all of you because I am covering every step how to write. And if you develop your writing, naturally your speaking will be developed. And mind it, speaking is 100 times easier
than writing. 100 times easier. But most of the students think that speaking is difficult. No, speaking is easier. Just you have to take the initiative steps. You take first step forward, you will start speaking. This is nothing but your hesitation that prevents you to speak this language, to speak this beautiful language. ये आप देख रहे थे हम लोगों ने कितने शब्दों को सीखा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो हु, हुज, हुम, विच, दैट, एक दो शब्द और हैं। लेट अस एंजॉय दोज 2 वर्ड्स मोर। अगर आप कहते हैं इंट्रोगेटिव में आपने सीखा व्हाट को, व्हाट का अर्थ होता है क्या, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो इसका अर्थ हो जाता है जो या जिसे। आप जो नाम दे दे, ये जो का अर्थ देना शुरू कर देगा। समझने का प्रयास करेंगे। और ये कैसे नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये इस्तेमाल होगा अननोन नाउन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अननोन नाउन वैसे नाउन के लिए इस्तेमाल होगा जिसको कि हम नहीं जानते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे जो तुम कहते हो मैं विश्वास नहीं करता। अब जरा सोच करके देखें, जो तुम कहते हो क्या ये नोन है या अननोन? सोच करके देखें तो आपको महसूस होगा ये तो अननोन है। तो ऐसी स्थिति में हमें सेंटेंस को कुछ इस कदर यूज करना चाहिए, जो तुम कहते हो। व्हाट, इट्स वेरी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट यू से, आई डू नॉट बिलीव या आई डोंट बिलीव। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, या फिर व्हाट यू से आई डोंट बिलीव। एक सेंटेंस और देखें, जैसे जो तुम्हारे लिए दवा है वह मेरे लिए जहर है। अब जरा सोच के देखें, जो तुम्हारे लिए दवा है, भाई कौन सी चीज तुम्हारे लिए दवा है? क्या यह नोन है? उत्तर मिलेगा अननोन है। इट्स वेरी इजी टू फ्रेम द सेंटेंस। जो तुम्हारे लिए दवा है, व्हाट इज मेडिसिन्स फॉर यू इज पॉइजन फॉर मी। You simply think and think new sentences in your brain based on these sentences and enjoy your speaking and writing. एक एक सेंटेंस पैटर्न जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये सब दौलत है, इसे जमा करते जाएं, क्योंकि ये सब आपको सहायता करेंगे जब आप बातचीत करेंगे, जब आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अगला एक शब्द, और ये आज की क्लास का अंतिम शब्द होगा, इसे भी हम लोग सीख लें। एक शब्द है सच, और सच के साथ विडंबना यह है कि अपने साथ आगे में एज लेता है और अर्थ देता है ऐसा। अगर अर्थ दे दिया तो आगे में वैसा का अर्थ देगा, अगर जैसा का अर्थ दे दिया तो वैसा का अर्थ देगा। कुछ इस तरह से ये पेयर में शब्द चलते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं ये आम वैसे नहीं है जैसा मैंने बाजार से खरीदा। Sentence is extremely simple. You have to simply apply the brain, taking the help from tense and modals. ये आम वैसे नहीं है,
टेंसेस क्लियर है आपका। ये आम वैसे नहीं है, पैटर्न सामने है। ये आम वैसे नहीं है, इट मीन्स दीज मैंगोज वैसे नहीं है, आर नॉट सच। आगे में आ जाएगा एज, मैंने बाजार से खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई बाउट फ्रॉम द मार्केट। By the help of these techniques, by the help of understanding and recognition of those words which falls into the category of pronoun especially, you have learned now. And now it is up to you in what extent you are going to utilize them in your life. In speaking and writing, in examination also. And if some of you are facing the competitive exams, mind it. There are some common errors, and you feel yourself a kind of new strength if you remember all these things inside in your brain to deal particularly the section from common errors. You can easily recognize the errors. With these words, I conclude today's session by saying all of you that in coming new class, I will be with you all with a new concept, new chapter of English language. Till then, thanks all of you.